नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ज्योत्स्नास नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से साम्यवाद का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। तो शुरुआत करते हैं इस सिद्धांत की सिनक्लेयर के एक वाक्य से। उसने प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में कहा है कि प्लेटो साम्यवाद में व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। अर्थात सिनक्लेयर ने कहा है कि प्लेटो जो है साम्यवाद में जो है व्यक्तिगत संपत्ति जो होती है उस पर, और जो वो व्यक्ति पारिवारिक जीवन जीता है, परिवार के साथ जो जीवन जीता है उस पर हमला करता है। क्या कौन हमला करता है? प्लेटो साम्यवाद के द्वारा संपत्ति और परिवार पर हमला करता है। प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है, परंतु उसे आशंका है कि शिक्षा द्वारा शासक वर्ग में निर्मित किए जाने वाले सुसंस्कार विपरीत पर्यावरण में समाप्त हो सकते हैं। यानी प्लेटो का उद्देश्य जो है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है। आदर्श राज्य भी प्लेटो का एक पूरा सिद्धांत है, जिस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। जो आदर्श राज्य है वो प्लेटो का मुख्य उद्देश्य है, और उसने कहा है कि शिक्षा जो है उसके द्वारा उसने एक शासक वर्ग तैयार किया है, एक राजा तैयार किया है। अगर उस राजा को आसपास का वातावरण अच्छा नहीं मिला तो उन्होंने शिक्षा के द्वारा जो उसके अंदर गुण डाले हैं, जो संस्कार डाले हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति परिवार व संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। इस कारण प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था का सुझाव दिया है। यानी प्लेटो ने साम्यवाद क्यों दिया है? क्योंकि वो मानता है कि परिवार और संपत्ति, इन दोनों के मोह में आकर्षण में फंसकर जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा। जो राजा है वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने में लग जाएगा। इससे जो उसका उद्देश्य है, आदर्श राज्य का उद्देश्य, वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था की है, जिसमें उसने परिवार और संपत्ति का निषेध किया है। साम्यवाद का उद्देश्य तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सकें। आगे प्लेटो ने ही जो है साम्यवाद का उद्देश्य बताया है कि साम्यवाद जो है वो किसी चीज पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग क्या कर सके, अपने सार्वजनिक जो कर्तव्य है, जो जनता के प्रति उसके कर्तव्य है, उसको अच्छी तरीके से संपादित कर सके, उसे अच्छी तरीके से निभा सके, उसका निर्वहन कर सके। प्लेटो के साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके द्वारा साम्यवाद की व्यवस्था का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं, परंतु केवल संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक और शासक वर्ग के लिए ही दिया है। यानी प्लेटो ने जो अपना साम्यवाद का सिद्धांत दिया है वो किसके लिए दिया है? सारी जनता के लिए नहीं दिया है, बल्कि जो लोग सैनिक है और जो लोग शासक वर्ग है, जो राजा वर्ग है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो है उसने साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और इसे सैनिक और शासक वर्ग दोनों को साथ में उसने क्या बोला है? संरक्षक वर्ग बोला है। प्लेटो ने साम्यवाद के दो प्रमुख तत्व बताए हैं। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। यानी जो परिवार का साम्यवाद है उसे स्त्रियों का साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद में व्यक्तिगत संपत्ति और जो परिवार है उन दोनों का ही निषेध बताया है। किसके लिए बताया है? संरक्षक वर्गों के लिए। तो साम्यवाद के भी दो प्रकार कह लो, दो प्रमुख तत्व कह लो, दो प्रकार की है, एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। तो शुरू करते हैं। पहला, संपत्ति विषयक साम्यवाद या संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो की धारणा है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है, राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। अतः संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है। प्लेटो ये मानता है कि जो व्यक्तिगत संपत्ति है, आपकी अपनी जो निजी संपत्ति है, आपकी व्यक्तिगत संपत्ति जो आप लोग कमाते हैं, वो जो है आपको, जो संपत्ति है, जो धन है, वो आपको लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करना सिखाता है, यानी कि आप में बुराइयां पैदा करता है, और जो कि राज्य की एकता के लिए एक संकट है, और न्याय जो है उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति से कभी भी न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी कारण प्लेटो ने जो है संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान नहीं किया है। प्लेटो ने राज्य के उत्पादक वर्ग को ही व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दिया है। ये वर्ग राज्य के कठोर नियंत्रण में ही संपत्ति का उत्पादन करेगा। प्लेटो ने, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि प्लेटो ने तीन वर्ग बनाए थे, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, जिसमें से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर तो उसने जो है साम्यवाद का सिद्धांत लागू किया है, परंतु उत्पादक वर्ग को इससे मुक्त रखा है कि वो व्यक्तिगत संपत्ति जो है इकट्ठा कर सकता है और व्यक्तिगत संपत्ति को खर्च और उपयोग में ले सकता है, पर उस पर भी राज्य का कठोर नियंत्रण रहेगा, ये प्लेटो ने कहा है।
प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहता है, प्लेटो ने संरक्षक वर्ग यानी कि सैनिक वर्ग और राजा वर्ग के लिए जो साम्यवाद की व्यवस्था की है उसके बारे में प्लेटो ने खुद कहा है कि संरक्षक वर्ग के पास तो केवल इतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा, न कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला न हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक न चाहिए। ये कहा है प्लेटो ने। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग यानी राजा और सैनिकों के लिए ऐसा बोला है कि उन्हें सिर्फ इतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके। उनके पास अधिक संपत्ति नहीं होना चाहिए, उनका अपना खुद का घर नहीं होना चाहिए और कोई ऐसा गोदाम यानी कि व्यवसाय की ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो कि सार्वजनिक नहीं हो, यानी कि जो भी गोदाम या कोई भी व्यवसाय अगर उनका है तो वो सार्वजनिक होना चाहिए। उन्हें सामान्य भोजनालय में भोजन करना चाहिए, यानी कि जो है जो सार्वजनिक भोजन करने की जगह है वहाँ पर, यानी कि चाहे मंदिर हो चाहे कोई ऐसी जगह हो जहाँ सार्वजनिक रूप से भोजन बंटता हो, वहाँ भोजन करना चाहिए। सिपाहियों की तरह डेरे डालकर यानी कि टेंट या तंबू तानकर रहना चाहिए और ऐसे इंसान है संरक्षक वर्ग जिन्हें सोना और चांदी को छूना भी मना है। ये कहा है प्लेटो ने। तो जानते हैं प्लेटो की संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है, ये साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। जैसे कि बताया कि राजा और सैनिक वर्ग के लिए ही है ये। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। प्लेटो साम्यवाद की व्यवस्था से राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना चाहता है। प्लेटो का उद्देश्य जो है साम्यवाद के द्वारा राजनीतिक उद्देश्य है, उसका आर्थिक उद्देश्य कुछ भी नहीं है। और वो चाहता है कि साम्यवाद के द्वारा जो राजनीति है और जो शासन कार्य है वो दोष मुक्त रहे, उसमें कोई भी लालच, ईर्ष्या या लोभ ना हो। तीसरी विशेषता है, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यानी कि वो ऐसा नहीं कहता है कि आर्थिक रूप से आप धन ले और उसका भोग करें, बहुत बड़े बड़े आपके राजपाट हो, घर हो, महल हो और बहुत 56 भोग आपके सामने रखे जाए, बल्कि भोग का नहीं बल्कि त्याग का है। अगर आप राजा बन रहे हैं, यदि आप सैनिक बन रहे हैं तो आपको आपका घर, आपकी निजी संपत्ति, ये सब कुछ त्यागना होगा। इसी तरह प्लेटो का सिद्धांत जो है वो भोग का नहीं बल्कि त्याग का सिद्धांत है। कई विद्वानों ने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में अपने तर्क और अपने पक्ष रखे हैं। वही मैं बताने जा रही हूँ, संपत्ति विषयक साम्यवाद के पक्ष में तर्क है। यानी कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि संपत्ति विषयक जो साम्यवाद है वो सही है। इसके आधार पर उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए। उसका पहला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो ने आत्मा के 3 तत्व या गुण बताए हैं। पहला विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इन गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, शासक, सैनिक और उत्पादक। यानी प्लेटो ने क्या किया है, आपको जैसे कि पता ही है, प्लेटो ने 3 गुण बताए हैं, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। विवेक गुण का धनी होता है शासक वर्ग और शौर्य गुण का धनी होता है सैनिक वर्ग और इंद्रिय तृष्णा का धनी होता है उत्पादक वर्ग। धनी मतलब कि उनका मालिक, यानी कि उनका अधिकार जो है, जो गुण है वो किसका है। विवेक का गुण जो है वो शासक का है, शौर्य का गुण जो है वो सैनिक का है और तृष्णा यानी कि इच्छाओं का गुण उत्पादक वर्ग का है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए अपने कर्तव्य पालन के लिए आर्थिक वृत्तियों का त्याग किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके विवेक व शौर्य के स्थान पर इंद्रिय तृष्णा का तत्व प्रबल हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकों का मतलब मनोवैज्ञानिक आधार पर यह माना जाएगा कि अगर ये तीनों गुण अपने अपने आधार पर काम करते हैं तभी एक आदर्श राज्य बनेगा। यदि अगर सैनिक वर्ग और शासक वर्ग भी आर्थिक वृत्तियों में लगेंगे यानी धन कमाने के लिए लग जाएंगे तो उनके अंदर शौर्य और विवेक के गुण की जगह क्या है, इंद्रिय तृष्णा यानी इच्छाओं का तत्व जो है वो प्रबल हो जाएगा। इस आधार पर यह सही है। दूसरा पॉइंट है नैतिक आधार। उसके आधार पर नैतिक आधार के बारे में बार्कर ने लिखा है कि संपत्ति के उन्मूलन के लिए जो तर्क उसने यानी कि प्लेटो ने प्रस्तुत किए हैं वो पूर्णतया नैतिक है। बार्कर जो है उसने ये कहा है कि संपत्ति के उन्मूलन यानी कि उसको खत्म करने के लिए, यानी कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध करने के लिए प्लेटो ने जो भी तर्क प्रस्तुत किए हैं वो नैतिकता पर आधारित है। तीसरा पॉइंट है व्यवहारिक आधार। प्लेटो का मानना है कि राज्य की राजनीति शक्ति तथा आर्थिक शक्ति का एक हाथों में आ जाना किसी भी प्रकार से वांछनीय नहीं है। यदि शासक वर्ग के पास आर्थिक शक्तियां भी आ जाती है तो वह निस्वार्थता, सेवा व कर्तव्य परायणता की तिलांजलि देकर एक अंधे व विवेकहीन की भांति अपनी समस्त राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अधिकतम व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए करने लगता है।
प्लेटो ने व्यवहारिक दृष्टि से भी ये बात कही है। प्लेटो ने ये बोला है कि अगर राजनीतिक शक्ति राजा के पास है, अगर उसे आर्थिक शक्ति भी प्रदान कर दी जाए तो वो क्या करेगा, अपने निस्वार्थ भाव से जो सेवा है वो नहीं कर पाएगा जनता की, राज्य की, और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। वो इन सबको त्याग कर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी संपत्ति इकट्ठा करने में, यानी कि अपने आर्थिक लाभ कमाने में जुट जाएगा, जिसे आज हम भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक आधार। इस सिद्धांत में एक राजनीतिक समस्या यह हल होगी कि राज्य की एकता और खुशहाली निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों में पद लोलुपता से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा। वे अपने दायित्वों को पूरा करने में श्रेष्ठ ढंग से निरंतर लगे रहेंगे। राजनीतिक आधार पर भी विद्वानों ने इसे सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि अगर आर्थिक शक्तियाँ जो है राजा या शासक वर्ग के हाथ में नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, पद के लिए उनमें लालच नहीं होगा कि हम इस पद पर पहुंचेंगे तो हमें इतने आर्थिक लाभ होगा। इसकी पद लोलुपता यानी कि उनका पद को लेने का लाभ नहीं होगा। वह निस्वार्थ भाव से अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे और निरंतर जनता की सेवा में लगे रहेंगे। बात करते हैं सिद्धांत की आलोचना की। प्लेटो के अलावा बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसकी आलोचना भी की है। पहले बोलते हैं कि अर्ध साम्यवाद है, पहली आलोचना यही है। अर्ध साम्यवाद का मतलब ये है कि ये आधा अधूरा साम्यवाद है। ये ऐसा साम्यवाद है जो सिर्फ और सिर्फ एक दो वर्गों पे ही लगता है, तीसरे वर्ग पर नहीं लगता है। यह एक राज्य में दो राज्यों को जन्म देता है। एक राज्य वो जो आर्थिक शक्ति इकट्ठा कर सकता है यानी उत्पादक वर्ग, और एक वर्ग वो जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो गरीब है और निर्धन है, यानी कि शासक और सैनिक वर्ग। यानी एक ही राज्य में दो राज्य, जो धनिक वर्ग को प्रेजेंट करता है और दूसरा जो है वो गरीब वर्ग को प्रेजेंट करता है। यह एकता के स्थान पर विघटन उत्पन्न करेगा, यानी कि एकता स्थापित नहीं होगी बल्कि वर्गों को बांट देगा। एक जो उत्पादक वर्ग वो बहुत धनिक होगा और जो राजा वर्ग है वो बहुत गरीब होगा। अतिवादी, अस्पष्ट और मानव प्रकृति व स्वभाव के विपरीत है। सही बात है, क्योंकि मानव की प्रकृति है वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कार्य करता है, और अगर यदि उसे आर्थिक संपत्ति से ही दूर कर दिया जाएगा तो यह उसकी प्रकृति से बिल्कुल ही विपरीत है। आध्यात्मिक रोगों के लिए भौतिक उपचार प्रस्तुत करता है जो अपर्याप्त है। यानी आध्यात्मिक रोग, यानी कि उसने बोला है कि जो भ्रष्टाचारी है या धन इकट्ठा करना है वो आध्यात्मिक रोग की तरह है, और उसका उसने भौतिक उपचार दिया है कि आर्थिक रूप से जो है वो उसे दंडित कर रहा है। पर अगर यदि आर्थिक रूप से दंडित ना करके अगर आध्यात्मिक रूप से ही उसका इलाज करे, या उसे नैतिकता का इतना विकास हो जाए कि वो धर्म का लालच ना करे, यही सही होगा। ये भी इसकी एक आलोचना का तत्व है। ये सिद्धांत अव्यवहारिक और नकारात्मक है, यानी कि इससे सिर्फ व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और अव्यवहारिक है यानी कि सत्यता को धारण नहीं कर सकता। संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है, यानी कि संपत्ति से उत्पन्न होने वाली जो समस्या है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचारी, उसे सुलझाने में ये जो सिद्धांत है वो असमर्थ है। इससे जो है वो पूरा नहीं हो सकता। यह सिद्धांत मानवीय प्रकृति और स्वभाव के भी विपरीत है, जो कि स्वतः ही पता चलता है, क्योंकि मानव की प्रकृति है कि वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने जीवन को सुखमय देखना चाहता है, दुखमय नहीं, गरीबी में नहीं देखना चाहता है। जबकि वो शासक, जो प्लेटो है, वो शासक वर्ग को जो है गरीब बना देता है, उसे सिर्फ इतना ही धन प्रदान करता है जिससे कि उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सके, दैनिक वाली। प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है, यानी कि समाज की वेदी, अर्थात कि इसने कहा है कि समाज की भलाई के लिए व्यक्ति के अपने जीवन की जो भला है उसका जो है उसको वो पूरी तरीके से बलिदान कर देता है, उसको बिल्कुल भी नहीं सोचता है। यह व्यवस्था समाज में झगड़ों और फूट को बढ़ाने वाली है। इस व्यवस्था से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उत्पादक वर्ग और शासक वर्ग में झगड़े ही उत्पन्न होंगे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्लेटो द्वारा वर्ग भेद कार्य विशिष्टीकरण के कारण किया गया है, कटुता या संघर्ष उत्पन्न करने के लिए नहीं। प्लेटो ने ये जो वर्ग विभेद किया है या जो ये व्यवस्था की है वो सिर्फ और सिर्फ कटुता और संघर्ष को जो है वो खत्म करने के लिए की है, ना कि उत्पन्न करने के लिए। गार्डनर ने कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद सारे समाज के कल्याण के लिए है, यद्यपि ये सारे समाज के लिए नहीं है। यह एक ही हाथों में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण करने से बचाता है। तो गार्डनर ने कहा है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है
समाज के लिए बनाया गया है, समाज की भलाई के लिए बनाया गया है। और ये जो है वो राजनीतिक जो सत्ता है उसको आर्थिक सत्ता से केंद्रीकरण से रोकता है, यानी कि जो राजनीति है उसे आर्थिक शक्ति और आर्थिक सत्ता से थोड़ा-सा दूर रखता है, ऐसा गार्डनर ने कहा है। तो यहीं प्लेटो का आर्थिक साम्यवाद यानी कि संपत्ति संबंधित साम्यवाद जो है वो समाप्त होता है। और इसका जो परिवार या स्त्रियों संबंधी जो साम्यवाद है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि प्लेटो का जो साम्यवाद है संपत्ति विषयक वो क्या है, प्लेटो का साम्यवाद क्या है, प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो सिद्धांत, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।